तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, तो उसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या था आपके पास एक हाइड्रेटेड क्लोराइड का मैग्नीशियम सॉल्ट था, उसके अंदर वेट परसेंटेज ऑफ वाटर कितना दे रखा था 53.2। मतलब कि उस मैग्नीशियम की जो सॉल्ट के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड का जो हाइड्रेटेड सॉल्ट था उसके अंदर वाटर का वेट परसेंट था आपके पास 53.2 और आपको उसमें ये बताना था कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बताना चाहिए। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने थे। तो देखिए क्वेश्चन आज वापस सॉल्व करते हैं हम। पहली बात तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, क्लोरीन की कितनी होती है -1। बचपन में आपने क्रिस क्रॉस रूल पढ़ा नहीं है, याद होगा आपको। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। अब उसे बोला है कि हाइड्रेटेड क्लोराइड का मैग्नीशियम सॉल्ट है, तो MgCl2 सॉल्ट हो गया और इसके अंदर कौन है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, H2O प्रेजेंट है। तो ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इस X की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने नंबर में है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए बहुत सिंपल है, ये जो XH2 होता है ना, इसका मतलब होता है वाटर ऑफ हाइड्रेशन या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हो। इसका क्या बोल सकते हो, वाटर ऑफ हाइड्रेशन बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो आप इसे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हो। अब हमें ये X कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस पूरे कंपाउंड के अंदर वाटर का वेट परसेंट है 53.2। तो बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वाटर का वेट परसेंट निकालते हैं। वाटर का अगर वेट परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ द वाटर का जो टोटल वेट है इस कंपाउंड के अंदर अपॉन क्या कर देंगे, टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो देखिए वाटर का कितना वेट है, उसका मोलर मास इनटू उसके नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो x.18 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन। अब हमें पूछा है टोटल मोलर मास चाहिए, पूरे कंपाउंड का मोलर मास चाहिए। तो पूरे कंपाउंड में एक तो है MgCl2 और बाकी क्या है XH2। तो इसका मास हमें पता चल गया कि 18x लिखना है हमें, इनटू यहां पर कर देंगे हम 100। MgCl2 क्लोरीन का मास होता है 35.5, कितने क्लोरीन है 2, तो वेट हो गया इसका 71 प्लस मैग्नीशियम कितना होता है 24, तो ये हो गया 95। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम 95 प्लस 18x। वेट परसेंट ऑफ वाटर कितना है 53.2% था, तो 53.2 इज इक्वल टू 18x अपॉन 95 प्लस 18x इनटू कितना कर लेंगे हम 100। बस इसे अब आपको सॉल्व करना है। ये आपका इकोनॉमिक सॉल्यूशन। यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। तो मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला वो क्या क्रिएट हो जाएगा, यहां से MgCl2 डॉट 6H2O। तो बस यही था एक सिंपल सा क्वेश्चन, जहां पर आपको क्या दिया था, आपके पास एक मैग्नीशियम सॉल्ट का हाइड्रेटेड सॉल्ट दिया था, उसके अंदर आपको वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने थे। तो हमने क्या किया, हमने वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन वाला फॉर्मूला लगाया और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इस पूरे कंपाउंड के अंदर वाटर का मास अपॉन टोटल मोलर मास इनटू कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और हमने फॉर्मूला लिया हमें MgCl2.6H2। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, लिखिए आज हमें स्टडी करना है लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। देखिए ये जो लॉ है ये हमारी हिस्ट्री है, केमिस्ट्री की हिस्ट्री है एक तरह से। अर्लियर स्टेट में इन थ्योरी के थ्रू, इन लॉज के थ्रू ये बताया जाता था कि दो एटम कैसे अटैच हो रहे हैं, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहा है। तो यही हमें वापस स्टडी करना है और इनके ऊपर डिस्कशन करना है कि ये क्या है। तो फर्स्ट लॉ लिखिए आज आपका,
फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए आपने ये लॉ पढ़ा भी है, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही होता है लॉ। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखिए यहां पर, मास रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग a chemical reaction. Mass remains conserved during a chemical reaction. According to this law, whenever you are taking some reactant, some amount of reactant, then the reactant are converted into product, then total mass of the reactant is equal to the total mass of product. मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि आपने एक रिएक्शन लेते हैं, हम यहां पर रिएक्शन में देखिए आपके पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 फॉर्म कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन देखिए आप, जो मास है कार्बन का रिएक्टेंट साइड में कितना लिया आपने 12 ग्राम, मास ऑफ द ऑक्सीजन कितना लिया आपने 32 ग्राम। अब हम टोटल मास अगर रिएक्टेंट साइड की बात करें तो टोटल मास रिएक्टेंट साइड में कितना है 44 ग्राम। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट साइड में मार्क करिए, प्रोडक्ट साइड में चेक कीजिए कितना है 44 ग्राम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन में जितना अमाउंट में आपने रिएक्टेंट लिया था उतना ही अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। मतलब कि मास क्या रहा आपका, कंजर्व रहा। तो यही होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मास रिमेन्स कंजर्व। वन मोर थिंग, ये तभी वैलिड हो सकता है जब आपकी रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में हो रही हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इफ रिएक्शन आर occurring in proceed in closed container, then this law can be follow. okay, रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होनी चाहिए। रीजन, अगर क्लोज कंटेनर में रिएक्शन नहीं हो रही होगी तो जो आपकी गैसेस है वो क्या हो जाएगी, वहां से एस्केप हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके मास में लॉस आएगा और आपकी कैलकुलेशन में एरर आएगी। तो ये चीज आपको खास याद रखनी है। लॉ ऑफ केमिकल, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यहां पर जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, नोट लिखिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the total mass of product. Total mass of reactant is equal to the total mass of product. तो ये आपको याद रखना है लॉ। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, यहां पर नोट भी आप लिख लीजिए साथ साथ में। ये जो रिएक्शन है, ये जो लॉ है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके लिए लॉ वैलिड नहीं है। आइए देखते हैं क्यों वैलिड नहीं है, लिखिए मेरे साथ नोट करके। लिखिए नोट, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर nuclear reaction because of, या ये लिखते हैं हम, यहां से के थोड़ा चेंज कर रहे हैं स्टेटमेंट में, एज में some mass get converted into energy following E is equal to delta mc square। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है,
जो आपके कुछ रिएक्टेंट के जो मास होते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए। फिर हम सेकेंड लॉ के टुवर्ड्स मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल चेक करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, 6.85 ग्राम SrOH whole twice dot XH2O on heating gives 3.13 gram of SrOH whole twice, कैलकुलेट X। मोलर मास दे रखा है SrOH whole twice का कितना है 121। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं दोनों ही मेथड आपको सिखाता हूं और दोनों ही बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है। देखिए मेथड नंबर 1 से सॉल्यूशन करते हैं। पहली बात तो रिएक्शन क्या है, तो देखिए SrOH होल ट्वाइस लिया आपने डॉट XH2O, इसको जब आपने हीट किया तो आपको क्या मिलता है SrOH होल ट्वाइस प्लस XH2O। क्वेश्चन में बोला है कि आपने जो रिएक्टेंट लिया है उसका वेट कितना है 6.85 ग्राम। कितना वेट है 6.85 ग्राम। इसको हीट करने पर आपको प्रोडक्ट में जो SrOH होल ट्वाइस है इसका वेट कितना मिला है, तो इसका वेट मिला है 3.13 ग्राम। कितना मिला है 3.13 ग्राम। और आपको साथ में X अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि X क्या होता है, क्या हो सकता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब हमें टोटल वेट पता है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट दो मिले हैं उसमें हमें SrOH होल ट्वाइस का वेट पता है, तो क्या हम वाटर का वेट निकाल सकते हैं क्या? क्यों, कैसे निकालेंगे? फ्रॉम एलसीएम देखिए, टोटल वेट में से इसका वेट अगर आप लॉस कर दोगे, लेस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा वाटर का वेट आ जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा यहां पर, टोटल वेट में से 3.13 निकाल लीजिए, कितना बचा, ये बच जाएगा आपका 3.72 ग्राम। कितना बच जाएगा आपका 3.72 ग्राम। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जो वेट ऑफ वाटर है वो कितना है 3.72 ग्राम आपको ऑब्टेन हुआ है। क्लियर है, 72 ग्राम। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आपके 1 मोल, ये कितना, ये 1 मोल ही तो है, आपके 1 मोल से वाटर के कितने मोल मिले हैं, x मोल मिले हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इसका गिवन मास अपॉन इसके मोलर मास। तो लिखिए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट का गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। तो गिवन मास कितना है रिएक्टेंट का 6.85 ग्राम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है SrOH होल ट्वाइस का तो है 121 प्लस वाटर का कितना हो जाएगा 18x। तो ये आगे इसके नंबर ऑफ मोल्स, किसके आगे, रिएक्टेंट के। अब मुझे आप बताइए इसके 1 मोल से इसका कितना मोल मिल रहा है, x मोल मिल रहा है, तो इसके इतने मोल से उसके कितने मोल मिलेंगे, वापस सुनिए, रिएक्टेंट के 1 मोल से वाटर के x मोल मिल रहे हैं, तो इसके इतने मोल से उसके कितने नंबर मोल्स मिलेंगे, इनटू कर देंगे इसको। तो मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया, देखिए 6.85 अपॉन 121 प्लस 18x इंटू x हो गया। क्या बात समझ में आ रही, क्या इसके 1 मोल से वाटर का x मोल मिल रहा है, तो इस रिएक्टेंट के इतने मोल, नंबर ऑफ मोल्स है, वाटर के कितने मोल्स मिलेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतने मोल्स मिले। अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया है, हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर है, हमारे पास वाटर का गिवन मास है। अगर आपको याद हो तो मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल इंटू मोलर मास करूंगा तो क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा।
तो मोल्स कितना है, मोल्स किसके लिख रहा हूं मैं यहां पर, वाटर के, तो वाटर के मोल्स कितने हैं, ये है कुछ, तो लिखिए 6.85x अपॉन 121 प्लस 18x, ये हो गए मोल्स ऑफ वाटर, इनटू मोलर मास कितना होता है वाटर का, तो 18 होता है, इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर कितना है 3.72 ग्राम। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पर क्या करना है आपको, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी। तो मतलब कि यहां पर रिएक्टेंट में जो वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं, 10। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका लास्ट में, SROH होल ट्वाइस डॉट 10H2O। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। तो ये हुआ मेथड नंबर 1। एक और मेथड है उसके थ्रू भी हम सॉल्व करते हैं, पहला आप इसे नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक बार वापस समझ लेते हैं कि हमने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया। हमारे पास क्या थी, एक रिएक्शन थी गिवन, देखिए ध्यान से, एक रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट का कुछ हमें गिवन मास पता था। इस रिएक्टेंट को जब आपने हीट किया तो आपको 3.13 ग्राम SROH होल्ड वाइज मिला और कुछ अमाउंट में क्या मिला, वाटर मिला। तो वाटर कितना मिला, हमने क्या किया, जो टोटल वेट था उसमें से 3.13 ग्राम हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, वाटर का वेट आ गया जो कितना था 3.72 ग्राम। मतलब कि इस पूरी रिएक्शन में वाटर का जो वेट आपको ऑब्टेन हो रहा है वो कितना है, 3.72 ग्राम ऑब्टेन हो रहा है। अब देखिए हमें वाटर का वेट पता चल गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं रिएक्टेंट के, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकता हूं, रिएक्टेंट का गिवन मास अपॉन रिएक्टेंट का मोलर मास। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गए, इसका गिवन मास कितना है 6.85 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा, SROH होल्ड वाइज का मास प्लस वाटर का मास। तो वाटर का हमें मोलर मास पता है और उसके मोल्स पता है, तो मोलर मास इंटू उसके मोल कर दिए x, तो क्या आ गया इसका गिवन मास प्लस 121 इसका मास हो गया। तो गिवन मास अपन मोलर मास क्या आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब मुझे बताइए इस रिएक्टेंट में, इस रिएक्शन में देखिए इसके 1 मोल से इसका x मोल मिल रहा है, तो इसके इतने मोल से वाटर के कितने मोल मिलेंगे, इंटू एक्स कर दूंगा, तो ये मोल्स ऑफ वाटर आ गया मेरे पास। अगर मेरे पास मोल्स ऑफ वाटर आ गया और उसके मोल्स ऑफ वाटर में अगर मैं मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 10 आएगी। x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब कि आपका फॉर्मूला क्या हो गया, SROH होल ट्वाइस डॉट 10H2O। तो ये तो था मेथड नंबर 1। आइए देखते हैं मेथड नंबर 2 को। तो चलिए स्टूडेंट्स अब मेथड नंबर 2 को स्टडी करते हैं। तो देखिए आपके पास रिएक्शन क्या है, SROH whole twice dot XH2O on heating it gives x moles of water। आपके पास जो रिएक्टेंट है उसका वेट कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में 6.85 ग्राम, कितना दे रखा है 6.85 ग्राम। इसके कुछ 6.85 ग्राम से वाटर का कितना मास मिल रहा है, तो 3.72 ग्राम मास मिल रहा है। यह भी हमने चेक कर लिया था कि इसका मास कितना मिल रहा है, 3.72 ग्राम मिल रहा है। अब मुझे आप यहां पर परसेंटेज ऑफ वाटर बताइए, वाटर का मास परसेंट बताओ मुझे यहां पर। तो वाटर का मास परसेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू क्या कर दोगे आप 100। तो वेट ऑफ वाटर कितना है 3.72, टोटल वेट कितना है 6.85 इंटू कितना कर दोगे आप 100। तो यहां से क्या मिल गया आपके पास, आपको मास परसेंट ऑफ वाटर मिल गया। एक चीज क्लियर हुई। अब सेकंड चीज सुनिए, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, इस पूरे कंपाउंड के अंदर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर बताओ। अब आप क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, इस पूरे कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर बताओ। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, इस कंपाउंड के अंदर जितना भी वेट वाटर का प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है वाटर का वेट, तो 18x अपॉन टोटल मोलर मास लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 121 प्लस 18x इंटू कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे। वापस सुनिए, इस पूरे कंपाउंड हमने क्या निकाला
वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं? इस पूरे मॉलिक्यूल के, इस पूरे कंपाउंड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल का मास अपॉन उसका मोलर मास इंटू क्या कर देंगे हम 100। अब ये है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर, ये है परसेंटेज ऑफ मास, दोनों को इक्वल कर दो। तो इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 18x अपॉन 121 प्लस 18x इंटू 100 इज इक्वल टू 3.72 अपॉन 6.85 इंटू 100। बस इक्वेशन सॉल्व हो गई। ये जो इक्वेशन है इसके जस्ट पहले वाला जो मेथड था उसमें वापस ये इक्वेशन आप चेक लीजिए, सेम इक्वेशन बन रही थी। तो दोनों मेथड सही है। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 10 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों मेथड को यूज कर सकते हो। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो चूज कीजिए। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए, फिर हम सेकेंड लॉ के टुवर्ड्स मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब सेकेंड लॉ की टुवर्ड्स मूव करते हैं। लिखिए सेकेंड लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन? तो क्या है लॉ, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the elements combined in the simple ratio of their masses and remains constant irrespective the source of preparation। देखिए क्या कहता है ये लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एलिमेंट्स कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस एंड रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव द सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सिंपल चीज है। जैसे कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल में ये जो दोनों एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के टाइम पर जो दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इनका मासेस का रेशियो निकालो। तो देखो इस पूरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास कितना है 2, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो सिंपल रेशियो कितना आ रहा है इसका 1:8 आ रहा है। तो अब आप वाटर का मॉलिक्यूल, एक वाटर को आप कहीं से भी उठा के ले आओ, आप अमेरिका का वाटर ले आओ, रशिया का वाटर ले आओ, या इंडिया का वाटर ले लो, तीनों के वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल के जो मासेस का रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा 1:8 ही रहेगा। ये लो सिंपल सी ये बात करता है कि कभी भी कोई मॉलिक्यूल अगर फॉर्म हो रहा है तो जो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस की फॉर्म में कंबाइन होते हैं और वो हमेशा क्या हो गए कांस्टेंट होंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उस वाटर के कहीं से भी पार्टिकल जाओ, उस हर पार्टिकल के उसका मास का रेशियो क्या रहेगा 1:8 ही रहेगा। जैसे कि एक और देखते हैं, हम बात करते हैं CO2 की। किसकी बात करते हैं CO2 की। बताइए कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का मास कितना है 32। यहां पर अगर आप चेक करते हो तो मास रेशियो कितना आ रहा है 3:8 आ रहा है। तो अब आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी उठा के ले आओ, आप उसे कहीं से भी प्रिपेयर करवाओ, उसके जो एटम का मासिस का जो रेशियो है कंबाइन होने का वो हमेशा कितना रहेगा 3:8 ही रहेगा। तो बस यही कहता है ये लो कि जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस की द सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस में कंबाइन होंगे और वो हमेशा क्या होंगे कांस्टेंट ही रहेंगे इररिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। आप उसे कहीं से भी प्रिपेयर करो, उनका जो मासेस का रेशियो है हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा। वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी उठा के ले आओ, उसका मासेस का रेशियो क्या रहेगा 1:8। CO2 मॉलिक्यूल कहीं से भी उठा के ले आओ, उसका मासेस का रेशियो कितना रहेगा 3:8। तो यही था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।
तो आप ये सारा जो हमने पढ़ा वो आप पूरा लर्न कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।